is business services and chapter 5 is emerging growth of business. 1 mark कर दें. फर्स्ट क्वेश्चन है, हैंड रेज करते हैं आप लोगों ने, आंसर नहीं कलेक्टिवली देना, हैंड रेज करोगे आप, मैं पूछूंगा आपसे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस? इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लैपटॉप. क्या हुआ? कोई है जिसका हाथ ना खड़ा हो? सक्षम आधा हाथ खड़ा है आपको, बताइए. लैपटॉप सर्विस नहीं है, क्या है? नहीं है तो क्या है? सी. इट इज तानिया, इट इज अ काइंड ऑफ गुड्स. ये आंसर है. रीजन भी बता रहा है ना साथ में. हाँ, वो भाषा पे आ गया कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है. हमने एक्चुअली केबीसी खेल लिया यहाँ पे. इंश्योरेंस भी नहीं सूटेबल, बैंकिंग भी नहीं सूटेबल, ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज इसको हमने पढ़ा हुआ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में. बचा क्या? लैपटॉप. रीजन क्या है इसका? बिकॉज कोई या तो वो कोई जो है वो सर्विस होगी या वो गुड्स की टाइप होगी. तो सर्विस नहीं है तो ये गुड्स है. ये भी आना चाहिए. हैंड भी आपका ऐसे खड़ा था, ऐसे वाला हैंड नहीं खड़ा करना है, ऐसे वाला हैंड खड़ा करना है. तो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ सर्विस, एक्चुअली इज टाइप ऑफ गुड्स विच आर सोल्ड बाय द सप्लायर. चलो. The main objective of this type of bank account is to enable the businessman to conduct their business transactions smoothly. Main objective is to conduct their business transactions smoothly. Yes, beta. Current account. Because current account is mainly meant for the businessman only. And the account which is meant for anybody. कॉमन सा अकाउंट है, उसको क्या कहते हैं? अगर मैंने उसका मीनिंग बताया ना तो आंसर उसकी लाइन में ही उसका आंसर है. बेटा, पर्सनल अकाउंट कौन से बैंक में हम मेंटेन करते हैं? ओपनिंग सेविंग अकाउंट. ये साथ टू प्रमोट द सेविंग हो गया. वो पर्पस क्या है? सेविंग अकाउंट हम खोल लेते हैं, पैसे बैंक में रख देते हैं इन केस कहीं हमें जरूरत ना पड़ जाए पैसे की, है ना. हम सेविंग में रखते हैं. हम एफडी में क्यों रखते हैं? एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, है ना. हमने साल के लिए एफडी करवा दी सपोज. इट मींस कि हम किसी भी केस में 1 साल से पहले हम पैसे को नॉर्मल कंडीशन पे निकाल नहीं पाएंगे. 1 साल के लिए पैसा हमारा वहां पे ब्लॉक हो गया बैंक में, अगर हम बैंक की सपोज एफडी परचेज कर रहे हैं. अगर हमें 6 महीने के बाद जरूरत पड़ गई फिर क्या करेंगे हम? ऐसे केसेस में सेविंग अकाउंट बेटर है. पैसा बैंक में पड़ा है लेकिन है हमारे, जब मर्जी जाओ चेक से निकालो, एटीएम से निकालो, जैसे मर्जी विड्रॉ करो, पैसे ले आओ, इन केस जरूरत पड़ जाती है. बट द प्रॉब्लम इज कि इंटरेस्ट जो मिलना है हमें सेविंग पे वो कम है, एफडी पे ज़्यादा है. अब वहाँ भी लालच है हमें, है ना. एफडी का इंटरेस्ट सपोज 6% है, सेविंग का इंटरेस्ट सपोज 3%. आजकल 3% भी नहीं है, किसी का 2.70 है, किसी का 2.75 है, किसी बैंक का 3 होगा, 3 से ऊपर किसी का भी. कहाँ 3% मिलना है इंटरेस्ट, कहाँ 6%, सीधा ही डबल हो जाएगा. अगर हम लाख रुपए बैंक में रखते हैं तो सेविंग में मिलना है 3000 रुपया और एफडी मिल रहा है 6000 रुपया सपोज, डबल हो गया इंटरेस्ट. वहाँ का भी लालच है, पैसे भी अपने अपने पास रखने हैं हमने कि करंट में रहे पैसे, करंट में लिक्विड रहे पैसे हमारे पास, है ना. ये भी हो तो उसके लिए बैंकर्स ने एक नया अकाउंट दे दिया, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. जहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट का, पैसे हमारे लिक्विड रहते हैं, बट अप टू एन एक्सटेंट. ये नहीं कि सारे के सारे पैसे आपके, वो लिमिट आप सेट करते हो, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड लिमिट. उस लिमिट को आप सेट करते हो, जितनी लिमिट मैंने बोल दी है उससे ऊपर जितना पैसा रहेगा मेरा, वो मेरा एफडी अकाउंट में रहेगा. सपोज 1 लाख रुपया मेरे बैंक में पड़ा हुआ है और मैंने 10,000 रुपये की मैंने एक लिमिट सेट कर दी. इसका मतलब ये होगा कि 10,000 से ऊपर जितना पैसा होगा वो मेरा फिक्स्ड इंटरेस्ट लेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट लेगा, लेकिन है वो लिक्विड. मैं उसको निकाल भी सकता हूँ, ये नहीं कि मैं निकाल भी सकता हूँ, लेकिन इनकम मेरी जो देगा वो मेरे को इंटरेस्ट देगा, वो एफडी का देगा. कम्बिनेशन ऑफ बोथ. इसका मतलब ये है कि बैंक आपको कह रहा है कि पैसे और जमा कराओ पैसा बैंक आपका ज्यादा ले रहा है. पैसा बैंक आपका, बैंक आप सोचो बैंक को फायदा क्या होगा? पैसे आप घर पड़े थे, आपने
जितने पैसे मैक्सिमम हो सकते थे आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, आपने भी किए, आपने भी किए, आपने भी किए, आपने भी किए, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए। ज़्यादा पैसे बैंक में आ गए। बैंक कितना दे रहा है आपको? सपोज 6%। बैंक उस पैसे को यूज़ करेगा फॉर लोन पर्पस। बैंक को पैसा चाहिए, कस्टमर्स बैंक के पास है, वहाँ से वो आपको 6 देगा, वहाँ से वो 8%, 9%, 10% लेगा। एक तो बैंक के कस्टमर्स बेस बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ गए, कस्टमर बेस बढ़ गया, ऊपर से बैंक की इनकम होगी। आपको तो बैंक ने 6 दिया, आगे जो लोन दे देना है वो 9 दे रहा है, तो 10% दे रहा है। पर्सनल लोन लो आप 12%, 13%, 15% बैंकर्स लोन दे रहे हैं। बैंक इनकम भी जनरेट कर रहा है और बैंक अपना कस्टमर बेस बढ़ा रहा है दो जगह से। एक आपकी साइड से, यार इस बैंक में अकाउंट खोलते हैं, यहाँ पे ना ये वाला अकाउंट मिल जाता है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ खोल देते हैं, अकाउंट खुल गया, नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स बढ़ गए, डिपॉजिटर अकाउंट। उधर से बैंक ने किसी को पैसे वो लैंड कर दिए, नंबर ऑफ लैंडर्स बढ़ गए, वो भी बढ़ गए, बैंक का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, बैंक के डिपॉजिटर्स बढ़ रहे हैं, बैंक के लैंडर्स भी बढ़ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग अकाउंट एंड एफडी अकाउंट, जहां पे लिक्विडिटी सेविंग वाली फायदा, इंटरेस्ट एफडी वाला, उधर से भी फायदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिरधर got a property insured from company A for rupees 8 lakh and for rupees 12 lakh from company B. I hope I am clear, है ना? एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी दो जगह से इंश्योर करवा ली, कंपनी A से रुपीज 8 लाख की और कंपनी B से रुपीज 12 लाख की। ड्यू टू एन अर्थक्वेक अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज डैमेज्ड एंड ही इंकर्स द लॉस ऑफ रुपीज 1 lakh to the property. In case the compensation is being shared by both the insurance companies, the contribution of company A towards the claim will be dash. जब आप क्वेश्चन सुनते हो ना, उसको लिख लिया कीजिए। अब लिखने वाली चीज़ थी यहाँ पे, इसलिए मैंने लाइन भी रिपीट करी वो वाली। हाँ जी, कैलकुलेट करिए, उसने कंपनी ए से 8 लाख की इंश्योरेंस करवाई और कंपनी बी से 12 लाख की, सेम प्रॉपर्टी की। ओके, विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज बीइंग अप्लाइड हियर? नेम द प्रिंसिपल, हैंड रेज कर लिए, हैंड रेज कर लिए। He has got the insurance company that the property insured from two different insurance companies, and he says both the parties, both the companies will pay him the compensation. Which principle is being applied? Yes, madam. Contribution. Principle of contribution. ठीक है, उसने A प्रॉपर्टी A कंपनी से करवाई है, उसने 8 लाख की, और उसने B से करवाई है 12 लाख की। लॉस उसका हुआ है 1 लाख का। He says, what is the amount of compensation to be paid by company A to Mr. Girdhar? निकाल लोगे? Yes बेटा। कंपनी A, yes बेटा, 40,000, 60 B का बनना है। 8 लाख रुपीस A का है, B का नहीं है। उल्टा हो गया, आपने लेना था 8:12, ले लिया आपने 12:8, ऐसे किया। 8:12 means 2:3. So 2/5 into 1 lakh. Company A will share, that is rupees 40,000, and 3/5 into 1 lakh, that is 60,000. Company B will share. ठीक है? This is that principle of contribution which the company A and B will follow. Then is next question. The principle of indemnity is not applicable to dash insurance. Principle of indemnity is not applicable to dash insurance. मुस्कान, मैंने बोल दिया है। Okay, tell me types of insurances कितनी हैं? अगर वो आपको पता होगी आपको आंसर आता होगा। Types of insurance नहीं बेटा, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मैरिज इंश्योरेंस, यही है मेनली जो है हमारे पास। एक लाइफ है, एक जनरल है। हम जनरल को दो पार्ट्स में, फायर और मैरिज में कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मेनली है, अदरवाइज बहुत है, कई हमारे सिलेबस में है, कई हमारे सिलेबस में नहीं है। मेनली जो हमने की हुई है लाइफ, फायर एंड मैरिज की हुई है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी हमने की हुई है। इसमें से बता रहा बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू डैश
मेरे ख्याल से सारे प्रिंसिपल जो है ना वो फायर और मैरिन में अप्लाई होते हैं। लाइफ वाला ही जो है एक्सेप्शनल सा केस है ना। वहीं पे एक डाउट रहता है कि ये वाला प्रिंसिपल जो है ये लाइफ इंश्योरेंस पे है कि नहीं है। 2-3 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो अगर हमने वो पढ़ा हुआ टॉपिक हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए था। और ये जो क्वेश्चन था ये PT2 में ऑनलाइन एग्जाम में आया है और तकरीबन सबका ठीक था, तकरीबन सबका ठीक था। हाईटेक स्टूडेंट्स हैं ना, ग्रुप्स बने होते हैं, वैसे आप भेज देते हो, आंसर भेज देते हो, है ना। हाईटेक स्टूडेंट्स ईशा पता नहीं क्यों उसको देख तनवी को तानिया को देख रही है, समझ नहीं आई मेरे को, पता नहीं क्यों देख रही है ऐसे। कोई एक इंश्योरेंस का प्रिंसिपल जो लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, इंडेमनिटी वाला हमने कर लिया। अच्छा ये होता है क्या है, पहले तो प्रिंसिपल इंडेमनिटी होता क्या है, एक लाइन में बताना है मेरे को, आपने गाना नहीं पाना, एक लाइन में बताना है मेरा। यस जैस्मिन, इंडेमनिटी का जो मीनिंग है यहाँ पे वो ये है कि जो आइडिया है ना इंश्योरेंस का, दैट इज टू इंडेमनिफाई द लॉस, नॉट टू पुट द इंश्योर्ड पार्टी इन प्रॉफिट्स, है ना। कार डैमेज होगी हमारी, सपोज कार का आगे जो होता है वो क्या होता है, बोनट के आगे जो होता है, तो सारी कार ठोक दो, सारी कार ठोक दो, बोनट से पहले क्या लगा दो, बम्पर डैमेज हो गया, सपोज बम्पर की कॉस्ट है 8,000 रुपया, मानते हैं एग्जाम्पल है, बम्पर की कॉस्ट 8,000 रुपया है, तो इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम जो आपको देगी वो 8,000 रुपये दे सकती है, मैक्सिमम, डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आल्सो, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट। ये नहीं कि 8,000 का लॉस आपको 10,000 इंश्योरेंस कंपनी दे दे। अगर इंश्योरेंस कंपनी 10,000 दे रही है आपको तो आप प्रॉफिट में आ गए, पॉसिबल ही नहीं। इंश्योरेंस में आपका लॉस कंपनसेट करना है। अगर वो चीज़ 8,000 रुपये की आपको 8 मिल जाएगा, अगर वहाँ से हम चीज़ पुरानी है सपोज वो उसको डेप्रिशिएट करते हैं, वो 6 की जाएगी आपको 6 मिल जाएगा, 2 आप डालोगे बिकॉज आपने चीज़ पहले यूज़ की हुई है। जितने की वो चीज़ थी एज ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट उसको मॉनेटरी वैल्यू में इवेल्युएट करके आपको लॉस कंपनसेट कर दिया जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कैन वी इवेल्युएट द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन मनी, कर ही नहीं सकते, है ना। हम कहते हैं बंदे की डेथ हो गई, इंश्योरेंस कंपनी कहती है लाख रुपये मिलना, वादा नहीं मिलना, क्यों भाई? कौन कहता है कि बंदे की लाइफ की वैल्यू लाख रुपये है? कार का बम्पर जो है उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, जितनी मर्जी हो, मैं कहता हूँ 8 नहीं होगी, 10,000 होगी, 12 होगी, 15 होगी, मैं कहता हूँ लाख रुपये होगी, हो सकती है। वी कैन इवेल्युएट, बट कैन वी इवेल्युएट लाइफ ऑफ अ पर्सन इन मनी फॉर्म, कि ये पर्सन 2 लाख रुपए का, कैन वी सी लाइक दिस, है ना। वो पर्सन ने खुद अपने आप को इवेल्युएट कर रहा है कि जी मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने 1 लाख की लेनी है, 10 लाख की लेनी है, मैंने करोड़ की लेनी है, बिकॉज लाइफ कांट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। दैट इज व्हाई प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। ऐसा ही कोई और प्रिंसिपल जो ना अप्लाई हो रहा विद एग्जाम्पल, साथ में एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। लो एग्जाम्पल पे हम नीचे आते हैं, सिर्फ बताना है आपने हिमांशु, सबरोगेशन प्रिंसिपल, ये क्या कहता है सबरोगेशन प्रिंसिपल? सिट डाउन, हु विल एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन? इंश्योरेंस कंपनी उसकी पोजीशन में, जब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस की पोजीशन में आती है उसको मनी देने के बाद भी कैसे आ जाती है इंश्योरेंस कंपनी उसकी पोजीशन में? क्योंकि जब लॉस हुआ है, अगर फायर से लॉस हुआ है तो जब इंश्योरेंस कंपनी ने उसको दे दिया, जो इंश्योरेंस था उसका तो एक तरह लॉस जो था वो कवर हो गया, बट अब इंश्योरेंस कंपनी के पास वो अमाउंट है नहीं ना, कहीं और निकल गया बेटा। आपने एक लाइन पढ़ ली कि इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो इंश्योर्ड पार्टी की जगह पे आ जाती है, इट स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ, जो बुकिश लैंग्वेज पढ़ी होगी आपने, एग्जांपल मैंने कही थी, बताओ बेटा सुनना। Damaged property will not be of the owner. Yes, what it is this? ये damaged property है that will also be passed on to the to the insurance company. Again, why? क्योंकि अगर नहीं किया तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं फॉलो होगा उस केस में, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं फॉलो होगा। अगर सपोज जैसे कि एग्जांपल हम सेम लेते हैं, कार का हमारा बम्पर जो था वो टूट गया, कार थी 8,000 रुपए की, कंपनी ने आपका लॉस कंपनसेट कर दिया, आपको नया बम्पर लगा के दे दिया, पुराना बम्पर आपका नहीं रहेगा, कंपनी का रहेगा,
उसको आप नहीं क्लेम कर सकते। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, है ना। अगर ऐसा होता कि पुराना बम्पर मेरे पास रहता, मैंने पिछली बार जब पढ़ाया भी था ना, मैंने एग्जांपल यही ली थी, अगर पुराना बम्पर मेरे पास रहता, सबसे पहले मैं क्या करता, मैं अपनी कार की इंश्योरेंस 5-6 कंपनी से करवाता। मैं बताता हूँ मैं क्या करता। मैं बम्पर जान के तोड़ता, दीवार में जो बम्पर गया, मैं कहता मेरी लास्ट टूटे गाड़ी में, ये कहता, मैं जोर से मारता, बम्पर टूट गया, बम्पर 8,000 रुपये का, मैंने लगवा ली कंपनी से, नया हो गया। वही बम्पर पुराना दिखा के मैं दूसरी कंपनी पैसे ले लिए, वही पुराना दिखा के मैंने थर्ड से ले लिए, वही पुराना दिखा के मैंने फोर्थ से ले लिए। मैंने 5 से करवाई हुई थी, मैंने 8,000 रुपये 5 कंपनी से ले लिया, लॉस हुआ था 8,000 रुपये का, पैसे मिल गए मेरे को 40,000 रुपये। मेरे को काम करने की जरूरत क्या है? मैं रोज नई गाड़ी लूं, मैं रोज जोर से मारूं, मैं और जोर से मारूं, ज्यादा प्रॉफिट हो। मैं 5 कंपनी से क्यों कराऊं, मैं 10 कंपनी से करवाऊं। मैं क्यों 8,000 5 कंपनी 40,000 लूं, मैं 80,000 लूं, मैं ये भी कर सकता हूं, है ना। मैं महंगी गाड़ी लूं, 8 बम्पर वाली क्यों लूं, मैं 8,000 वाले, मैं लूं 50,000 बम्पर वाली गाड़ी, 10 से लूं 50 का लॉस करवाऊं, मैं 5 लाख कमाऊं, रोज ये काम करूं मैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन सेज कि जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है, तो जो चीज है, जो प्रॉपर्टी है, वो पास हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी को, डैमेज द प्रॉपर्टी। बट अगेन दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। ये नहीं किसी लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है, कंपनी ने पैसे दे दी, डेड बॉडी वो ले गई, डेड बॉडी भी नेक्स्ट उनके जो किड्स हैं उनकी ही रहेगी, ठीक है। अगेन दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। लॉजिक किसी बात का होना चाहिए ना, है ना। और कोई प्रिंसिपल है जो हो सकता है? हाँ जी बेटा। सर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, वेरी गुड। कैसे? सर जो इंश्योरेंस कंपनी है, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वो पूरा अमाउंट देगी, कंट्रीब्यूट नहीं होगा। यस, अगर इंश्योरेंस कंपनी कंट्रीब्यूशन तब लगता है जब कंपनी ने इंश्योर्ड पार्टी ने मोर देन 1 कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखी है, जैसे उसने यहाँ करवाई थी, ये एग्जांपल ली थी, यहाँ करवाई थी। लाइफ इंश्योरेंस में पॉसिबल है, आप चाहे 10 कंपनी से करवाओ, लेकिन फायर इंश्योरेंस में या मैरीन इंश्योरेंस में ये पॉसिबल नहीं। आप अपनी कार की, अपने होम की, जो आपकी किसी बाइक की अपनी इंश्योरेंस जो है वो 2 कंपनी से नहीं करवा सकते हो। अगर करवा लेते हो, दोनों कंपनीज नहीं पैसे देंगी आपको, दोनों कंपनीज कंट्रीब्यूट करके पैसे देंगी। अगर दोनों ने पैसा दिया, जैसे यहाँ पे था 1 लाख रुपया, उसने 40,000 दिए, 60,000 दिए, अगर लाख ये भी दे दे, लाख ये भी दे दे, 60 लाख रुपए का मिला कितना, उसको 2 लाख रुपया, पॉसिबल। बट लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता, बिकॉज can't measure in monetary terms। लाइफ जो है किसी पर्सन की, we can't measure it in monetary terms, ठीक है।